मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा तो मेरी जान में जान आई। मैं गोया टाइम बम लगाया था। अभी से वक्त पर फटना था और मेरे सबसे बड़े और ख़तरनाक दुश्मन को मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना था। मैंने थर्मस में से बर्फ़ वाला ठंडा पानी निकाल कर पिया, फिर सिगरेट सुलगाया और यूं ही एक फ़ाइल लेकर मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में चला गया। अब मेरी सारी तवज्जो इस जानिब थी कि मिस्टर टंडन दफ्तर में पहुंचा है या नहीं। इसके आने का वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आ रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं किसी से पूछना भी नहीं चाहता था कि मिस्टर टंडन क्यों नहीं आ रहे। मैं अपनी मेज़ पर फाइल पर काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि मिस्टर टंडन आज दफ्तर नहीं आ रहे, इनकी तबीयत ख़राब है। मेरा चेहरा ये सुनते ही उतर गया। अब वो जहरीला सिगार मुझे टंडन के कमरे में जाकर वापस लाना था, मगर अब टंडन का चपरासी आ गया था और वो कमरे के सामने बेंच पर चौकस बैठा था। मैं इसके सामने टंडन के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता था। मैंने अपना प्रोग्राम अगले रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया। दोपहर के बाद मैं कुछ कागजात लिए खुद मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र मिस्टर टंडन पर पड़ी। सुनहरी ऐनक लगाए, खद्दर के कांग्रेसी लिबास में ये भद्दे जिस्म और छोटी छोटी मक्कार चमकीली आंखों वाले इंटेलिजेंस चीफ हाथ में ब्रीफ केस लिए राहदारी में चला रहा था। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैं इसके साथ साथ मौत को भी आता देख रहा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, सर अब आपकी तबीयत कैसी है? मिस्टर टंडन ने बनावटी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, सुबह सर में दर्द था, अब सोचा घर बैठ कर क्या करूँगा, बस दफ्तर चला है। मैंने अपने दिल में कहा, तेरी मौत तुझे खींच कर ले आई है, बदकिस्मत इंसान, वरना तू यहाँ क्यों आता? मिस्टर टंडन का चपरासी दरवाज़ा खोले अदब से एक तरफ खड़ा था। टंडन अपने कमरे में चले गए और मैं तिवाड़ी के कमरे में आ गया। मैंने इसे बता दिया कि मिस्टर टंडन आ गए हैं। वो सीधा होकर बैठ गया। ये क्यों आ गया है? इसे दफ्तर के बगैर चैन नहीं आता। सेक्रेटरी ने बेजारी से कहा, कैप्टन तुम ये क्या लाए हो? मैंने कागज़ दिखाते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी ये दस्तखत पहचानते हो? मेरा ख्याल है नकली नहीं, दस्तखत डीजी रामा मूर्ति के थे, बिल्कुल असली थे। मैं वैसे ही बहाना कर रहा था। तिवाड़ी ने कागज़ हाथ में लेकर गौर से देखते हुए कहा और बोला, बिल्कुल रामा मूर्ति साहब के हैं, तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये नकली है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तिवाड़ी साहब आपको तो मालूम ही है आजकल हालात कैसे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैंने तिवाड़ी को अपने पैकेट में से सिगरेट पिलाया और कागज़ हाथ में लिए गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं किन अखियों से मिस्टर टंडन के कमरे की तरफ देखा। कुछ मालूम नहीं था कि कुर्सी पर बैठते ही इसने जहरीला सिगार ही उठाकर सुलगाया हो और अब तक वो अंदर मर चुका हो। चपरासी बाहर बेंच पर चाकू चुबंद होकर बैठ गया। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। कई बार चाहा कि टंडन साहब को फ़ोन करूं, यूं ही पूछूं कि आज मीटिंग किस वक्त लेंगे, ये मालूम करूं कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, मगर मैं हर बार फ़ोन करते करते रुक जाता। अचानक फ़ोन की घंटी बोल पड़ी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से टंडन साहब ही बोल रहे थे। कमबख्त अभी जिंदा था। इसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, मैं कैसे इनकार करता। सोचा जाने में कोई हरज भी नहीं है। अगर इसने मेरे सामने भी सिगार सुलगाया तो इसकी मौत आनन फानन वाक़या हो जाएगी और वो किसी को पुकार भी नहीं सकेगी। मैं शोर मचा दूंगा कि टंडन साहब को क्या हो गया है। इतना मुझे मालूम था कि साइनाइड जहर को अगर तंबाकू में मिला कर दिया जाए तो पोस्टमार्टम करते वक्त मौत की वजह जहर खुरानी दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केस में आमतौर पर यही समझा जाता है कि आदमी की मौत दिल की हरकत बंद हो जाने से वाक़ई हुई है। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि टंडन की मौत के वक्त मैं इसके पास मौजूद हूँ। फिर ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि वो अभी जहरीला सिगार न पिए। इस सिगार की बारी कहीं दोपहर के बाद या शाम के वक्त है। मैं टंडन साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी पहले से मौजूद थे। मैं परेशान सा हो गया। तिवाड़ी को वहाँ नहीं होना चाहिए था, मगर मैं इसे वहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता था। मैंने टंडन को नमस्कार किया और खामोशी से इनके सामने वाली कुर्सी पर तिवाड़ी के पास ही बैठ गया। हम मिस्टर टंडन के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, मगर वो हमें इसरार करके सिगरेट पिलाने पर मजबूर कर देता था। मिस्टर टंडन हस्बे मामूल सिगार मुंह से लगाए हुए थे। सिगार आधे से ज़्यादा जल चुका था, जिसका मतलब ये था कि ये जहरीला सिगार नहीं है। मिस्टर टंडन ने मीटिंग शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले पर तबादला शुरू हो गया। फाइलें खुल गई। पुराने रिकॉर्ड हवाले के लिए देखे जाने लगे। मेरा ध्यान टंडन के सिगार की तरफ था जो जल चुका था। टंडन ने सिगार एस्ट्रे में मसल दिया, फिर सफ़ेद रुमाल होंठों पर फेरा और दफ्तरी बहस मुबाहिसे में मसरूफ़ हो गया। मुझे यकीन था कि वो अभी बक्स में से सिगार निकाल कर सुलगाएगा और पहले ही कश के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कश के साथ ही वो मेज़ पर मुंह के बल गिर पड़ेगा, मगर वो अपने काम में लगा हुआ था। अचानक इसका हाथ सिगार बक्स की तरफ गया। इसमें देखे बगैर इसने मैडोना का पतला लंबा सिगार निकाला। सारे सिगार एक ही तरह के थे। मैं पहचान न सका कि ये मेरा सिगार है या पहले से पड़े हुए सिगारों में से एक सिगार है। मेरे दिल की धड़कन कदरे तेज़ हो गई। टंडन साहब ने बातें करते हुए लाइटर से सिगार सुलगा लिया।
इसके एक दो कश खींचे और बातें करने लगे। सिगार इनकी उंगलियों में सुलग रहा था। मेरी सारी तवज्जो सिगार की तरफ थी। इसने थोड़ी देर के बाद मजीद दो कश लगाए। बस अब वो मर जाएगा, सर आगे को डालकर मेज़ पर गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। देखते ही देखते सिगार आधा ख़त्म हो गया। ये भी जहरीला सिगार नहीं था। इसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई और हम अपने अपने कमरे में चले आए। मुझे अजीब किस्म की बेचैनी लगी हुई थी। थर्मस में से कई बार ठंडे पानी के घूंट पी चुका था। तनाव की वजह से हलक बार बार खुश्क हो रहा था। दो एक बार उठकर बाथरूम में जाने के बहाने मिस्टर टंडन के कमरे के आगे से गुजरा। हर तरफ खैरियत थी। मैं ये खैरियत नहीं देखना चाहता था। दोपहर के 2:45 बज रहे थे कि राहदारी में मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। फिर कोई भागता हुआ मेरे कमरे के आगे से गुजर गया। इतने में एक आवाज़ बुलंद हुई, एम्बुलेंस मंगवाओ कांतिलाल, जल्दी करो। मैं समझ गया, फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर निकला। इस वक्त तिवाड़ी भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। क्या हो गया है, शोर क्यों मचा रहे हो? मिस्टर टंडन के चपड़ासी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। सरकार, गजब हो गया, टंडन जी बेहोश पड़े। हम भागकर मिस्टर टंडन के कमरे में गए। मिस्टर टंडन इसी तरह कुर्सी पर पड़ा था कि सर मेज़ के आगे लगा हुआ था। ऐनक एक तरफ से भिंच गई थी और जलता हुआ सिगार मेज़ पर लुढ़क कर एक फाइल के नीचे चला गया था। सिगार की वजह से कागज़ भी सुलगने लगा था। मैंने लपक कर सिगार को उठाया और एस्ट्रे में डालकर बोला, है भगवान, टंडन जी को क्या हो गया? तिवाड़ी ने टंडन के सर को पीछे कुर्सी के साथ लगाया तो वो लुढ़क कर सीने से जा लगा। मैंने जल्दी से कहा, टंडन जी बेहोश हो गए हैं। मेरा ख्याल है दिल का हल्का दौरा पड़ा है। इन्हें फ़ौरन अस्पताल फ़ोन करो। मैंने तिवाड़ी के जाते ही पहला काम यह किया कि जहरीले सिगार को बुझाकर अपनी जेब में डाल दिया। इतने में दफ्तर के दूसरे लोग भी घबराए हुए कमरे में आ गए। एम्बुलेंस बाहर पहुंच चुकी थी। हम सब ने टंडन जी को उठाया और बाहर लाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। मैंने टंडन के जिस्म को हाथ लगाते ही महसूस कर लिया था कि वो मर चुका है, मगर इन सब लोगों को यही ख्याल था कि वो दिल के दौरे की वजह से बेहोश हो गए। मैं और तिवाड़ी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल गए। अस्पताल में इसी वक्त मिस्टर टंडन को इमरजेंसी वार्ड में लिटाकर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और सर को नफ़ी में हिलाते हुए बोला, ये तो मर चुके हैं, सॉरी। मैं भागकर एक और डॉक्टर को ले आया। इसने भी चेकिंग करने के बाद यही कहा कि ये शख्स मर चुका है। इतने में पुलिस के 2 सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने हमसे पूछगछ शुरू कर दी कि आप लोग इसे कहाँ से लाए, ये कौन है, इसे क्या हो गया है, वगैरह वगैरह। तिवाड़ी ने झंझलाकर कहा, अरे चाहे जो कर लेना, पहले मुझे इनके घर वालों को इतला तो करने दो, इडियट। उमेश की तरफ फ़ोन करने पड़ा। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखों पर रख लिया और यूं ही सिसकियाँ लेनी शुरू कर दी। हालांकि मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं था, मगर मैं यही जाहिर कर रहा था जैसे मुझे मिस्टर टंडन की मौत का बेहद गम है। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे जहरीले सिगार का तजुर्बा कामयाब रहा था। अब मैं खुद इस किस्म के सिगार तैयार कर सकता था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैं कुछ खौफजदा भी था। मुमकिन था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर कर दिया जाए कि मिस्टर टंडन को साइनाइड जहर देकर हलाक किया गया है। ऐसी सूरत हाल में दफ्तर में तफ्तीश का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता और हमसे भी पूछगछ हो सकती थी, क्योंकि मिस्टर टंडन के साथ इस रोज़ हमने भी मीटिंग की थी। बुझा हुआ जहरीला सिगार अभी तक मेरी जेब में था, अब इसे ज़ाया करने का मरहला आ गया था। मैं मुंह धोने के बहाने इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में घुस गया। सबसे पहला काम मैंने यह किया कि लैट्रीन में जाकर सिगार को चूरा करके फ्लैश में बहा दिया। फिर बाहर आकर मुंह धोया और जल्दी से बाहर आ गया। मैंने मल मल कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद टंडन के घर वाले और दफ्तर के दूसरे लोग भी वहाँ पहुँच गए। डीजी मिस्टर रामा मूर्ति भी वहाँ आ गए। एक कोहराम समझ गया। टंडन की बीवी, लड़की और लड़के धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैं भी एक तरफ दीवार से लगकर आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था। इतने सारे लोग रो रहे हों तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हालांकि मुझे टंडन की मौत की खुशी थी, मगर बाकी लोगों की गिरिया और जारी की वजह से मेरे भी आंसू निकल आए, और ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। मेरा इस वक्त रोना बहुत ज़रूरी था। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने ले जाई गई। घर वाले पोस्टमार्टम के हक में नहीं थे, मगर डीजी रामा मूर्ति और हेडक्वार्टर के दूसरे अफसरान हर हालत में पोस्टमार्टम कराना चाहते थे। उन्होंने टंडन के लवाहिकीन से कहा कि जो कि टंडन साहब इंटेलिजेंस के चीफ हैं, इसलिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी अहकाम जारी हुए कि पोस्टमार्टम ज़रूर कराया जाए ताकि टंडन साहब की मौत की असल वजह मालूम हो सके। चूँकि भारत की वजारत दाखिला ज़ाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रही थी, इसलिए रात के 8 बजे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। इस वक्त तक मेरी जान गोया सूली पर लटकी हुई थी। मैंने दिल में सजदा शुक्र अदा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिस्टर टंडन की मौत की वजह हरकत कलब का बंद हो जाना बताई गई थी। मुझे आज भी यकीन है कि ये रिपोर्ट हुकूमत के दबाव की वजह से तेज़ी से तैयार की गई थी, वरना यह नामुमकिन था कि पोस्टमार्टम में मिस्टर टंडन के फेफड़ों से साइनाइड जहर के असरात का सुराग न मिलता। बहरहाल ये रिपोर्ट मेरे हक में थी। दूसरी सूरत में मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाने का इम्कान था। इस रिपोर्ट के बाद दफ्तर में हर किसी की ज़ुबान पर था कि टंडन साहब सिगार बेतहाशा पीते थे, इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो। मैंने इस गुमान को यकीन में बदलने के लिए ये कह दिया कि टंडन जी ने 2-1 बार सीने में दर्द की शिकायत की थी। मिस्टर टंडन ने मेरे सर पर जो तलवार लटका रखी थी, इससे मुझे निजात मिल गई थी।
मेरा ख्याल था कि तिवाड़ी इस अमर से आगाह था कि टंडन साहब ने मेरे पीछे मुसलसल आदमी लगा रखे थे। ताहम मैं अब भी चौकस था और ऐसी कोई हरकत करने को तैयार न था जो मुझे किसी जाल में उलझा दे। अब मेरे सामने सबसे पहला काम इस बेगुनाह पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान को भारतीय तशद्दुद से निजात दिलाना था, जिस पर साइरस की तबाही का इल्ज़ाम ज़बरदस्ती जड़ दिया गया था। 2 रोज़ इस पर तशद्दुद नहीं किया गया था। मैं इससे मिलने गया तो इसकी हालत कदरे बेहतर थी। वो फर्श पर सीधा लेटा था। इसकी आंख की सूजन भी कम हो गई थी, मगर जर्द आंख थी और चेहरे पर खौफ और हिरास ऐसे थे। मुझे देखते ही वो हाथ बांध कर उठ बैठा और आजी से बोला, महाराज जी मैं बेगुनाह हूँ। मैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैं तो वीज़े पर यहाँ मामूद से मिलने आया था। भारतीय इंटेलिजेंस के 2 जल्लाद किस्म के मरहटे इस पाकिस्तानी पर तशद्दुद करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इनके हाथों में तेज़ धार वाले चाकू थे, जिनसे उन्होंने गरीब पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान के हाथों के नाखून छीलने थे। मैंने गुस्सीली नज़रों से पाकिस्तानी नौजवान की तरफ देखा और रोबदार आवाज़ में कहा, तुम बकवास करते हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। तुम्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर तखरीबकारी के लिए भारत भेजा गया है। पाकिस्तानी जमील अहमद ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिया और बोला, मेरा खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह है, महाराज मैं जासूस नहीं हूँ। इस पर एक हिंदू मरहटे ने पूरी ताकत से पाकिस्तानी जमील अहमद को मुक्का जड़ दिया। जमील अहमद की चीखें निकल गई। मेरा दिल चाहा कि इस मरहटे की गर्दन तोड़ डालूं, मगर मैं जहर के घूंट पीकर रह गया। सिर्फ हाथ के इशारे से मरहटे को एक तरफ हटने का इशारा किया। पाकिस्तानी जमील अहमद दोहरा हो गए थे। मैंने इसके बालों को खींचकर सर ऊपर उठाया और गज़बनाक आवाज़ में कहा, अगर तुमने अपने साथी पाकिस्तानी एजेंटों के नाम पते न बताए तो मैं तुम्हें भी दूसरे पाकिस्तानी एजेंटों के साथ गोली से उड़ा दूंगा। हमने 4 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े हुए हैं, जिन्हें थोड़ी देर बाद मैं खुद गोली से उड़ा रहा हूं। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि थोड़ी देर सोच लो। फिर मैंने मरहटे सिपाहियों से कहा कि 4 पाकिस्तानी जासूसों को बाहर राहदारी की दीवार के साथ बांध कर खड़े कर दो। मरहटे मेरी बात समझ गए थे। वो तेज़ी से बाहर निकल गए। मैं पाकिस्तानी जमील अहमद से कुछ कहते कहते रह गए। ख्याल आया कि यहाँ यकीनन खुफिया माइक्रोफोन लगा होगा, जो टंडन ने महज मेरी सरगर्मियों को नोट करने के लिए लगाया होगा। मैंने पाकिस्तानी को लात मारकर पीछे गिरा दिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे मुसलमानों से राज उगलवाना आता है। अभी तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचाता हूँ, साथ ही तेरे मामू और इसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। बेचारा पाकिस्तानी नौजवान सिसकियां भरकर रोने लगा। मैं बाहर राहदारी में आ गया। अब यहाँ एक ड्रामा शुरू हो गया। मैं बुलंद आवाज़ से बोला, इन 4 को दीवार के साथ बांध दो। फिर थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज़ में कहा, अब भी वक्त है। अगर तुम इस वक्त भी अपने साथी पाकिस्तानी जासूसों के नाम और पते बता दो तो मैं तुम्हारी ना सिर्फ जान बख्शी कर दूंगा, बल्कि तुम्हें पाकिस्तान की सरहद तक भी पहुंचा दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया। इसके बाद फिर चीख कर कहा, इन 4 को गोलियों से उड़ा दो। साथ ही मेरे साथी मरहटा सिपाहियों ने, जो सफ़ेद कपड़ों में थे, स्टेन गन से खाली फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बीच में इन्हीं मरहटा सिपाहियों ने एक साथ भयानक चीख भी बुलंद की, गोया ये फर्जी पाकिस्तानी जासूसों की आखिरी चीख थी। एक ड्रामा था जो किसी भी गैर मुल्की एजेंट से राज उगलवाने के लिए खेला जाता था। हकीकत ये थी कि मैं ये ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय महकमा पुलिस के साथ खेल रहा था। मकसद सिर्फ ये था कि ये रिपोर्ट डीजी रामा मूर्ति और तिवाड़ी तक भी पहुंच जाए कि मैं बड़ी जाफशानी, पूरी जिम्मेदारी और भारत माता की मोहब्बत में सरशार होकर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं वापस कोठरी में आया तो पाकिस्तानी नौजवान जमील अहमद की गुग्गी बंधी हुई थी। अब मैं नहीं चाहता था कि इस पर मज़ीद तशद्दुद किया जाए, लेकिन मेरे मरहटे टटपूंजिए सिपाहियों में से एक हट्टे कट्टे बदमाश टाइप के कालू राम ने मेरे देखते ही देखते पाकिस्तानी नौजवान के सीने में इतने ज़ोर से लात मारी कि वो माही बेआब की तरह तड़पने लगे। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कालू राम को गर्दन से पकड़कर पीछे झटक दिया। वो दीवार से जा टकराया और हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसे डांट पिलाते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, हमें इसको ज़िंदा रखना है, इससे मालूमात हासिल करनी है। अगर ये मर गया तो हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल करेंगे। मैंने जल्दी से पाकिस्तानी नौजवान को संभाला, इसे फ़ौरन किले की डिस्पेंसरी में भिजवा दिया, मगर मेरी मौजूदगी में ही इस बदनसीब पाकिस्तानी नौजवान ने, जो बिल्कुल बेगुनाह था, दम तोड़ दी। मरहटा सिपाही कालू राम का ठुड्ड इसके दिल के ऊपर जाकर लगा था। मेरा जी चाहा कि मैं इसी वक्त, इसी लम्हे कालू राम को शूट कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि इस जालिम आदमी से अपने बेगुनाह पाकिस्तानी भाइयों के खून का बदला ज़रूर लूँगा। जब इस हादसे की खबर रामा मूर्ति यानी भारतीय डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस को हुई तो वो सटपटा कर रह गया। इसने मुझे और तिवाड़ी को सख्त डांट पिलाई कि हम लोगों के हाथ आई हुई सोने की चिड़िया निकल गई। इसने फ़ौरन हुक्म दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली शहर में आए हुए किसी और पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके पेश करो। मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा? वो तीनों को डिसमिस कर देंगे। ये रामा मूर्ति भी अजीब मिट्टी का बना हुआ था। तफ्तीश करने और सुराग रसानी से काम लेने के बजाय वो खामखा पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में झोंक रहा था। तिवाड़ी ने बाहर निकलकर मुझे कहा, मेहताजी थाना तुर्कमान गेट से रिपोर्ट लें कि इस महीने पाकिस्तान से कितने आदमी वीज़े पर इस इलाके में आए हैं। इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं। तिवाड़ी ने ये बात यूं ही नहीं कही थी,
वो रात होने से पहले पहले किसी बेगुनाह पाकिस्तानी यात्री को जासूसी के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहता था। मैं सोच में पड़ गया। इसका कुछ इलाज मेरे पास नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाचार होकर तुर्कमान गेट पुलिस स्टेशन पर फ़ोन किया तो मालूम हो कि 3 पाकिस्तानी हफ्ता पहले आए थे, मगर वो एक दिन गुजार कर वापस चले गए। मैं बड़ा खुश हुआ। तिवाड़ी ने अब दिल्ली के दूसरे इलाकों में फ़ोन करने शुरू कर दी। वहाँ भी जो 2-4 पाकिस्तानी आए थे वो भी वापस जा चुके थे। असल में किस्सा ये हुआ था कि जब रामा मूर्ति के कहने पर जमील अहमद नाम के पाकिस्तानी ज़ाहिर को जासूसी के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई और जो पाकिस्तानी वहाँ वीज़े पर आए हुए थे उन्होंने फ़ौरन बोरिया बिस्तर बांधा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। रामा मूर्ति पेशोताब खाकर रह गया। अब इसने बम्बई आदमी दौड़ा दिए कि वहाँ से किसी पाकिस्तानी को पकड़ कर लाया जाए। मैंने बम्बई वाले पाकिस्तानियों को खुदा के सुपुर्द किया और अपने दूसरे अहम मिशन की तरफ मुतवज्जा हो गया। मिस्टर टंडन की वफ़ात के बाद इसकी जगह अब तिवाड़ी ने संभाल ली थी और तिवाड़ी की जगह कोई दूसरा अफसर आ गया था जिसका नाम विश्राम था। यह खालिस हेड क्लर्क टाइप का आदमी था, कम गोर, अपने दफ्तरी काम से काम रखने वाला। देखते ही हाथ जोड़कर राम राम करता मिस्टर टंडन की जगह डीजी रामा मूर्ति एक दिन छोड़कर सुबह को मीटिंग बुलाता था। मैंने इस पर अपना काफ़ी असर जमा लिया था। मुसलमानों का जानी दुश्मन, मैं इसके सामने जी भरकर मुसलमानों के खिलाफ बोलता, बरहमन तबके को हिंदू धर्म का सबसे बुलंद तबका साबित करता और भारत माता की आन और मर्यादा पर अपनी जान कुर्बान कर डालने की बातें करता। मैंने इसका असर ये देखा कि रामा मूर्ति मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। फिर इस मुतासब बरहमन डायरेक्टर जनरल ने मुझे अपने एतमाद में ले लिया और बाज़ ऐसी खुफिया बातें भी बता दी जो तिवाड़ी को भी मालूम न थी। मसलन रामा मूर्ति ने मुझे बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने बाज़ हिंदुओं को सिख बनाकर खालिस्तान की तहरीक में फूट डालने के लिए अमृतसर की अकाली दल पार्टी में छोड़ रखा है। इसने मुझे ये भी बताया कि भारतीय सेना यानी एयरफोर्स के जवान इसराइली हवाबाजों के साथ मिलकर पाकिस्तान के कोहोटा एटमी प्लांट पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। मैं चौंक पड़ा। मज़ीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से मैंने रामा मूर्ति से कहा, सर हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर देर कर दी तो पाकिस्तान ज़रूरी एटम बम बना लेगा। डीजी रामा मूर्ति मुस्कुराया। मुझे इसके टेढ़े मेढ़े दांत नजर आने लगे। कहने लगा, इसराइल हमारा दोस्त है, वो भी पाकिस्तान से खौफजदा है क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं और इस्लाम के नाम पर 1 सेकंड में मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की न करने दें। रामा मूर्ति की ज़ुबानी ये भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर कोहोटा पर अनकरीब इसराइली पायलट इंडियन हवाबाजों के साथ मिलकर अचानक हमला करके इसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। मैंने मज़ीद कुरेदा, मगर रामा मूर्ति ने इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मुझे सख्ती से हिदायत की कि इसका जिक्र तिवाड़ी से भी न करो। मेहता, मैंने तुम्हें इंतहाई खुफिया बात बता दी है, महज इसलिए कि तुम भारत माता के पुजारी हो और अखंड भारत पर यकीन रखते हो, मगर इसका जिक्र हरगिज़ किसी से मत करना। मैंने भरपूर अज़म और एतमाद के साथ कहा, सर मैं इंटेलिजेंस का एक ज़िम्मेदार इंडियन ऑफिसर हूँ। भारत माता के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जान चली जाएगी पर यह राज किसी पर जाहिर नहीं होगा। डीजी रामा मूर्ति बड़ा खुश हुआ। इसी रात मैंने पाकिस्तान में अपने बॉस से रब्ता कायम किया। इससे रब्ता कायम करना ज़रूरी हो गया था। मैंने कोर्ट ज़ुबान में इससे कोहोटा एटमी बिजली घर के बारे में दुश्मन के नापाक अज़ाइम का जिक्र किया तो बॉस ने कहा, कल इसी वक्त तुम्हें एक ज़रूरी पैगाम दिया जाएगा, अपनी हिफाजत करो, तुम्हारी निगरानी हो रही है, स्टॉप। दूसरी तरफ से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया। स्टॉप का मतलब ये था कि अब कोई पैगाम नशर न करो। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके इसे खुफिया जगह पर छुपा दिया। बॉस की इतला मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि मेरी अब भी निगरानी हो रही थी। मेरे पीछे CID का आदमी लगा हुआ था। इसका मतलब यही था कि टंडन की मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी था और लाजमी तौर पर मुझ पर शक किए जाने के राज में मिस्टर तिवाड़ी या डीजी रामा मूर्ति भी शामिल थे। अगले रोज़ दफ्तर में भी मैं बड़ा मुहतात रहा। तिवाड़ी और डायरेक्टर जनरल रामा मूर्ति से बातें करते हुए भी यह एहसास मेरे हवास पर छाया हुआ था कि इन लोगों को मुझ पर शक पड़ चुका है और अब मेरी निगरानी इनमें से ही किसी के इशारे पर हो रही है। दफ्तर से मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते में इधर उधर देखता रहा, मगर मुझे अपने पीछे कोई मखसूस आदमी ताक़ुब करता नजर न आया। मगर बॉस की इतला गलत नहीं हो सकती थी, इसके वसाइल मोतबर थे। रात को ट्रांसमीटर पर सिग्नल नशर करने से पहले मैंने दरवाज़ों को अंदर से अच्छी तरह से बंद किया। बेडरूम में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था। मैंने ख़ास फ्रीक्वेंसी मिलाई तो दूसरी तरफ बॉस मेरा मुंतज़िर था। इसने मरमूज़ ज़ुबान में कहा, लिखो। मैंने पहले ही कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठा था। इसने जो पैगाम लिखवाया इसका मफहूम ये था, उधमपुर जाकर जम्मू बोर्डिंग हाउस की मालिका इंद्रानी से मिलो, इसे अपना कोडवर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोडवर्ड बताएगी। वहाँ से बाएं जानिब आज़ाद कश्मीर की सरहद से 30 मील के फासले पर रशी जाम पहाड़ी में इसराइल के थंडर हॉक हेलीकॉप्टर कैमोफ्लाज करके रखे गए। ये स्क्वाड पाकिस्तान के कोहोटा एटमी बिजली घर पर अचानक हमला करके इसे तबाह करने के वास्ते वहाँ लाया गया है। बाकी तफसीलात तुम्हें इंद्रानी बताएगी। इंद्रानी हिंदू नहीं क्रिश्चियन लड़की है। वो हमारी एजेंट है और इसराइलियों की अज़ली दुश्मन है।
सेना की जंग में इसके माँ बाप और बहन भाई इसराइली बमबारी से हलाक हो गए थे। तुम्हें जल्दी वहां पहुंचकर इसराइली थंडर हॉक के स्क्वाड्रन को तबाह करना है। कहोटा की फिजा हमने महफूज कर रखी है, लेकिन इसराइली थंडर हॉक जदीद तरीन अमेरिकन हेलीकॉप्टर हैं। तुम्हारे पीछे जो आदमी तुम्हारी निगरानी पर लगा हुआ है, इसकी तुम फिक्र न करो, इसे हमारे आदमी संभाल लेंगे। तुम फौरन उधमपुर पहुंचो, वक्त बहुत कम रह गया है। कहोटा का एटमी बिजली घर पाकिस्तान की सनती तरक्की का लाजमी जुज़्व है, इसे हर कीमत पर हमें बचाना है। ओके, खुदा तुम्हारा निगहबान। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।